हेलो एवरीवन, मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। और हमेशा की तरह आज भी स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने नेक्स्ट टॉपर जूनियर्स पे, जहां पर हम देश का भविष्य बनाते हैं। और शायद इन सारे चैप्टर से पहले यानी 11 चैप्टर से आप लोगों का भविष्य तो मैं बनाता हुआ आ रहा हूं, तो आज 12 चैप्टर का भविष्य भी मैं बना देता हूं। तो आज का जो चैप्टर है ना बच्चों, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार। इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है टेल्स बाय डॉट्स एंड लाइंस। देखो, सबसे पहली बात तो पूरे YouTube पे आपको ये चैप्टर मिलने नहीं वाला। दूसरी बात, क्योंकि हम आज के इस सेशन में पूरा का पूरा न्यू एनसीईआरटी को कवर करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से, पूरा का पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा चैप्टर बच्चों आपको एक ही शॉट में यानी इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। तो मुश्किल से मुश्किल इसका ड्यूरेशन होगा 45 टू 1 आवर, और 45 टू 1 आवर के अंदर में ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बिना वक्त जाया करे चलो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अरिथमेटिक मीन। ये मीन को समझने से पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। यार देखो, एक क्लासरूम थी, एक क्लासरूम था। अब इस क्लासरूम में सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो यहां पर टोटल 5 स्टूडेंट्स थे। कितने स्टूडेंट्स थे? 5 स्टूडेंट्स थे। यहां पर मैं पता है कब की बात बता रहा हूं, जब मैं यानी कि किशोर सर और डोरामी हम लोग जब एक साथ पढ़ते थे, हम लोग जब एक साथ पढ़ते थे, ये तब की बात है, ठीक है। तो यहां पर टोटल 5 स्टूडेंट्स थे। अब जब मैडम आई तो मैडम ने बोला कि चलो ठीक है, आप लोगों के मार्क्स आ गए। अब जिस दिन हम लोगों के मार्क्स आते हैं तब तो आप लोगों को पता है कि सिचुएशन कैसी रहती है। डोरामी भी थोड़ी सी डरी हुई, मैं भी थोड़ा सा डरा हुआ। लेकिन जो मार्क्स आए ना मैथमेटिक्स में, वो 10 मार्क्स में से आए। कितने मार्क्स में से आए? 10 में से। यानी 5 बच्चों को 10 में से मार्क्स मिले। अब मैं बताता हूं किस किस को। देखो, यहां पर किशोर है, यहां पर डोरामी है, यहां पर 3 4 5, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब यहां पर अगर किशोर सर की बात करें तो यहां पर किशोर सर को तो 9 नंबर मिलेंगे हमेशा की तरह। जो डोरामी है उसको 2 नंबर मिले, थोड़ा सा उदास हो गई। यहां पर तीसरे वाले को कितने नंबर मिले? तीसरे वाले को 3 नंबर मिले, चौथे वाले को 4 नंबर मिले, पांच वाले को 5 नंबर मिले। अब अगर हम लोग बात करें बच्चों की इसका इसका इस पूरी क्लासरूम का एक मीन क्या है ना, मीन मार्क्स क्या है भाई? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि यार तुम्हारा स्कोर, तुम्हारी क्लास लगभग लगभग कितना स्कोर करती है, एक मीन तो बताओ, एक एवरेज तो बताओ। एवरेज बोलते हैं ना हम लोग, एवरेज। तो एक एवरेज तो बताओ कि तुम्हारी क्लासरूम ने, तुम्हारी क्लास ने मैथ्स में कितना स्कोर किया। तो हम लोग एवरेज निकालना चाहते हैं। यहां पर क्या निकालना चाहते हैं? एवरेज निकालना चाहते हैं। कभी कभी इस अरिथमेटिक मीन को आप सिंपल मीन भी बोलते हो, या तो फिर आप इसको एवरेज भी बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चों? आप इसको एवरेज भी बोलते हो। अब ये एवरेज निकलता कैसे? एवरेज बोल दो या फिर मीन बोल दो, ये निकलता कैसे? ये निकलता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी कि ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब है 9 + 2 + 3 + 4 + 5। क्या? 9 + 2 + 3 + 4 + 5, और होल अपॉन में आपके पास टोटल बच्चे कितने हैं? 1 2 3 4 5। टोटल बच्चे कितने हैं? 5। अब यहां पर बच्चों इन सारी ऑब्जर्वेशन का सम करना पड़ेगा आपको। तो चलो सम करते हैं। 9 और 2 हो गया 11, 11 और 3 हो गया 14, 14 और 4 हो गया 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा? 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23। तो 23 डिवाइड बाय 5। अब बच्चों सिंपल सी बात है, 5 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20, ठीक है। 5 4 जा 20 हो गया। इसके बाद बचा आपके पास 3, पॉइंट आएगा 0, 5 6 जा 30। यानी अगर हम एवरेज मार्क्स की बात करें तो क्लासरूम में जो एवरेज मार्क्स था यार, 4.5 मार्क्स बोल सकते हो। 4.6 मार्क्स एक एवरेज मार्क्स यहां पर सेट हो गए, ठीक है। कि क्लास ने 4.6 मार्क्स तो स्कोर किया है। यानी लगभग लगभग अगर हम बात करें तो 50% मार्क्स तो हर एक बच्चे ने स्कोर किया ही हुआ है। लगभग लगभग बोला है मैंने, लगभग लगभग, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो यही होता है आपके पास अरिथमेटिक मीन। लेकिन यार यहां पर जो चैप्टर का नाम है ना, जो चैप्टर का नाम है ना, वो तो है टेल्स बाय डॉट्स एंड लाइंस। यानी ये कहीं ना कहीं डॉट्स को तो लेके चल रहा होगा। अब ये डॉट्स को कैसे लेके चल रहा है? कुछ इस तरीके से लेके चल रहा है ना। यहां पर जब भी आपको डॉट्स दिखेंगे, जब भी आपको डॉट्स दिखेंगे, देखो इसका मतलब तो हो गया 2, इसका मतलब हो गया 4, इसका मतलब हो गया 2, इसका मतलब हो गया 4, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 3 है। इसका मतलब हो गया 6, इसका मतलब हो गया 8, यानी इसका मतलब क्या है सर जी? इसका मतलब तो 7 है।
तो अगर हम बात करें 3 और 7 का मीन कितना हो जाएगा, अब मुझे आप लोग कैलकुलेट करके दो कि यार मैंने बोला भाई 3 और 7 का मीन कितना हो जाएगा, मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी 3 प्लस 7 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, एक, और ये हो गई दूसरी, यानी अपॉन 2। तो 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 10/2। अरे 10/2 का क्या मतलब है, 5। 10/2 का क्या मतलब है, 5। तो ये चीज समझ में आ गई कि मीन यहां पर कितना हो जाएगा, मीन यहां पर हो जाएगा बच्चों 5। देख लो मीन यहां पर 5 हो गया। तो डॉट का मतलब है कि हमने वो वाला नंबर यहां पर लेके रखा है, डॉट का मतलब है कि हमने वो वाला नंबर लेके रखा है। अगर आपको दो नंबर पे डॉट है, यानी इन दोनों नंबर का मीन निकालना है आपको, जो कि हमने निकाल लिया। अब बात को अच्छे तरीके से समझना, जो मीन होगा ना उसका लेफ्ट साइड से जितना डिस्टेंस है उतना ही उसका राइट साइड से भी डिस्टेंस होगा। उसी मीन का लेफ्ट साइड से डिस्टेंस देखना और उतना ही डिस्टेंस आपका राइट साइड से भी होगा, यानी दो, देखो एक और दो बॉक्सेस का, तो इधर भी एक और दो बॉक्सेस का। लेफ्ट में जितना डिस्टेंस है उतना ही राइट का होगा, क्योंकि मीन एक बिल्कुल मिडिल ऑब्जर्वेशन होता है, मतलब बीच वाला टर्म होता है, बीच वाला टर्म। क्लियर हो गया, तो मीन का बात क्लियर हो गया। देखो यार मान के चलो कि हमारे पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है, उसको मैंने नाम दे दिया x1 x2 x3 x4 x5, तो टोटल 5 ऑब्जर्वेशन हो गई। 5 ऑब्जर्वेशन यानी हम लोग x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 करेंगे, अपॉन में कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। क्लियर हो गया, तो मीन कुछ इसी तरीके से निकलता है। यहां पर n टाइप के नंबर्स तक हम लोगों ने यहां पर ऑब्जर्वेशंस को ले लिया, यानी मान के चलते हमारे पास कई सारी ऑब्जर्वेशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो आप लेते जाओ, बस ये ध्यान रखना कि कितनी ऑब्जर्वेशन है, अपॉन में उस नंबर को लिखना है। मीन इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन क्या है बच्चों, मीन मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, सेंट्रल टेंडेंसी यानी बीच वाली टेंडेंसी का। एग्जांपल 3 और 7/2, तो यहां पर 5 आ गया। हमने यहां पर 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 नंबर थे, 3 नंबर होते तो क्या लिखते, 3 लिखते, 4 नंबर का सम करते होते तो 4। जैसे यहां पर 5 नंबर का सम किया तो 5 डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में 5 आएगा। क्लियर हो गई बात अच्छे तरीके से। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते और इस टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा। कैलकुलेट एंड मार्क द मीन ऑफ ईच कलेक्शन ऑफ द डाटा। हमें क्या बताना है, हमें बताना है इन पूरे के पूरे डाटा का मीन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर 6 है, यहां पर सिंपल सी बात है 7 होगा, तो यहां पर क्या है 8 है। तो पहले वाले क्वेश्चन में समझना, पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन है 6 7 और 8, 6 7 और 8। अगर मैं बच्चों यहां पर मीन निकालने चला तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 6 + 7 + 8, 6 + 7 + 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितनी ऑब्जर्वेशन है, 3 ऑब्जर्वेशन है, 3 ऑब्जर्वेशन है इसलिए डिवाइड बाय 3। तो यहां पर अब 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15, और ये कितना हो जाएगा 21/3, 21/3 यानी कितना हो जाएगा 7। तो 7 यहां पर क्या है बच्चों, मीन आ गया। ये जो 7 है, ये जो 7 है, यही क्या हो जाएगा, इसका मीन हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका मीन हो जाएगा। क्योंकि मीन का जितना लेफ्ट साइड से डिस्टेंस होगा उतना ही राइट साइड से भी डिस्टेंस होगा। मीन इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर हो गया, ठीक है सर क्लियर हो गया। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन देख लो जी, दूसरा क्वेश्चन देख लो, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ये अगर 2 है, ये अगर 4 है, तो सिंपल सी बात है ये 3 होगा। ये अगर 5 है, ये 6 है, ये 7 होगा, ये 8 है, तो ये 9 होगा। क्लियर हुई क्या बात, क्लियर हुई क्या बात। लेकिन हमें किस नंबर का निकालने के लिए बोल रहा है वो, हमें बोल रहा है 3 6 और 9 का मीन निकालो। कौन कौन से नंबर का बच्चों, हमें बोल रहा है 3 6 और 9 का मीन निकालो। देखो ना डॉट किस पे लगा है, डॉट लगा है 3 पे 6 पे और 9 पे, तो इसलिए हम लोग मीन किसका निकालेंगे, इन्हीं 3 नंबरों का निकालेंगे। चलो इन्हीं 3 नंबरों का हमने मीन निकाला रे भैया, तो 3 + 6 + 9, 3 + 6 + 9 अपॉन कितने नंबर्स हैं, टोटल हमारे पास 3 नंबर है, इसके हिसाब से तो ये कितना हो गया 9 और 6 15 और 3 कितना हो जाएगा 18/3। अब 18/3 यानी 6 हो गया, तो यहां पर मीन कितना हो जाएगा, देखो ना मीन कितना हो जाएगा, मीन तो ये हो गया ना। क्यों, क्योंकि मीन इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहां पर मीन कितना हो जाएगा, मीन हो जाएगा आपके पास 6। ठीक है, ये रहेगा मीन, क्योंकि इसका जितना लेफ्ट से डिस्टेंस है ना उतना ही इसका राइट से डिस्टेंस है। 1 2 3 बॉक्सेस, 1 2 3 बॉक्सेस।
क्लियर हुआ? पक्का? अच्छे से। तो यहां पर जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, कर लोगे? पक्का? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। द मीन ऑफ द नंबर्स 8, 13, 10, 4, 5, 20 वाई 10 इज इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाता हूं। ठीक है, एक टॉपिक पढ़ाता हूं। देखो, यहां पर एक टॉपिक है जो कि मैंने बहुत ज्यादा आगे ले लिया या फिर क्वेश्चन को स्टार्टिंग में ले लिया, ऐसा मत सोचना। बस ये टॉपिक वाइज सारी की सारी चीजें चल रही हैं। सबसे पहले बच्चों समझना, फाइंडिंग अ मिसिंग वैल्यू। किसमें? मीन में। मीन में अगर एक वैल्यू खोई हुई है, मीन में अगर एक वैल्यू खोई हुई है लेकिन आपको मीन दे के रखा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर एक वैल्यू एक्स मिसिंग है, अगर एक वैल्यू एक्स मिसिंग है तो मीन क्या हो जाएगा? मीन अभी भी सम ऑफ नोन वैल्यूज, सम ऑफ नॉन वैल्यूज, यानी जितनी वैल्यूज आपको पता है उसका सम, प्लस एक्स यानी मिसिंग वैल्यू का भी सम, अपॉन एन यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उस एक्स को भी मिला के। सॉल्व फॉर एक्स यूजिंग द गिवन मीन। बस सिंपल सी बात है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है सर? इसका कहने का तात्पर्य तो बता दो बेटा। तात्पर्य क्या है मैं बताता हूं। इसका कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि जो मीन आप लोग निकालोगे तो मीन में आपको सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन तो करना ही करना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन तो करना ही करना है, प्लस मिसिंग वैल्यू यानी कि वाई अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने आ जाएंगे? 8 ऑब्जर्वेशन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पक्का? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अरे मीन तो दे के रखा है 10.375, 10.375 बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी 8 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 20 प्लस वाई प्लस 10 प्लस वाई, वाई को लास्ट में लिख दिया क्योंकि वाई मिसिंग वैल्यू है, अपॉन 8। ठीक है, 8 को भी मिलाया, 3, 6 और 2, 8। अब 8 को इधर लेके आ जाओ। 8 को जैसे इधर लेके आए मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 5 हो गया 40, 8 7 56। ठीक है 56 तो ये हो गया 6, 8 16 8 24, 24 और 6 हो गया आपके पास 30, 8 0 0 3 का 3, 8 1 8, 83। 3 के बाद पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट यानी 83.000 यानी पॉइंट के बाद सारे जीरो माफ। अब यहां पर प्लस करना है तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 21, 31, 35, 40, 60, 70। कितना हो जाएगा? 70। देखो ना, 8 और 13 कितना हो जाएगा आपके पास? 21, 31। ठीक है 21, 31, 31 और ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा आपके पास 60, हो जाएगा 70। 70 प्लस वाई कितना हो जाएगा? 70 प्लस वाई। वाई की वैल्यू निकाल लो। वाई की वैल्यू कैसे आएगी कि 83 में से 70 को माइनस करना पड़ेगा। 83 माइनस 70 यानी वाई कितना आ जाएगा? वाई आ जाएगा आपके पास बच्चों 13। बोलो 13 13 13 सुरूर, है ना? ये वाला हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है बच्चों मीन एज अ बैलेंस पॉइंट। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर माइक म्यूट करके गाया करो। आप गाते अच्छा हो लेकिन माइक को म्यूट करके गाया करो। बहुत अच्छा गाते हो सर, भयंकर गाते हो, भयंकर। डोंट ट्राई नेक्स्ट टाइम, क्योंकि सर योर वॉइस इज गॉड गिफ्टेड, योर वॉइस इज गॉड गिफ्टेड प्लस रिटर्न, प्लीज रिटर्न इट टू गॉड, है ना? The mean is the unique value such that sum of the distance of the values on left is equals to sum of the distances of the values on right। यानी जितना लेफ्ट से डिस्टेंस रहेगा मीन का उतना ही राइट से डिस्टेंस रहेगा मीन का। ये तो हमने बता दिया ना, जब डॉट्स को हम लोगों ने देखा था तब तो यही देखा था ना यार। सिंपल सी बात है, बोले पिंपल सी बात है। हेंस मीन इज द सेंटर ऑफ बैलेंस ऑफ द डाटा। तो मीन असल में क्या है? सेंटर ऑफ द बैलेंस ऑफ द डाटा है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द डॉट प्लॉट ब्लोस shows a collection of data and its average but one dot is missing। ये हमेशा मिसिंग वाला ही मुझे क्यों देते हैं? मार्क द मिसिंग वैल्यू सो दैट द मीन इज 9। कितना ज्यादा आसान है, कितना ज्यादा आसान है। देखो भाई सबसे पहले तो यहां पर समझो, चीज को समझो, हम सब कुछ बता देंगे। मीन कितना है? मीन है 9, तो सबसे पहले तो मैंने लिख दिया मीन को 9। अच्छा, अब ऑब्जर्वेशंस को देखो। एक है आपके पास 4 नंबर, है ना? ऑब्जर्वेशंस को लिख रहा हूं। एक है आपके पास 4 नंबर, यहां पर आएगा बच्चों 7, तो 7 भी आपके पास 1 नंबर है। ठीक है, फिर 8 2 नंबर है आपके पास, 2 डॉट यानी 2 नंबर। ठीक है,
यहां पर होगा 9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक हो गया आपके पास नंबर 11, नंबर 11। अब एक बोल रहा है कि एक डॉट तो मिसिंग है, यानी उस मिसिंग को हम लोग क्या रख लेंगे, वाई रख लेंगे। क्या रख लेंगे, वाई रख लेंगे। तो हमें या तो फिर एक्स रख लो, क्योंकि किशोर सर का तो फेवरेट नंबर एक्स है। तो मीन क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन प्लस एक्स अपॉन टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना, क्लियर है। 3 6 9 और 9 2 11। तो मीन कितना है, मीन है आपके पास 9 बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन सबका सम करना, प्लस में लिख दिया x अपॉन 11। इसका आंसर मेरे को आप लोग बताना, यानी मुझे इधर से x की वैल्यू कमेंट सेक्शन में बताना, साथ साथ में इस जो भी वैल्यू आएगी ना आपको इधर मार्क कर देना है। जो भी वैल्यू आएगी ना x की आपको इधर मार्क कर देना है, खत्म की, सिंपल सिंपल सिंपल। चलो, इफेक्ट ऑफ एडिंग अ वैल्यू, देखो यार सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी सी बात है, और अच्छे तरीके से समझना भी इस बात को। जो भी मैं यहां पर बोलूंगा समझना। मान के चलते कि हमारे पास मीन m है, मान के चलते कि हमारे पास मीन m है, हमने क्या करा, हमने ऐड किया एक वैल्यू को, ठीक है। तो इज ग्रेटर देन m इंक्रीजेस द मीन। मुझे एक बात बताओ, हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशंस है, हमारे पास क्या है, कुछ ऑब्जर्वेशंस है। अब इन कुछ ऑब्जर्वेशन में मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन को कुछ पर्टिकुलर नंबर से बढ़ा दिया, मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन को कुछ एक पर्टिकुलर नंबर से बढ़ा दिया, तो जो मीन है ना वो भी उस पर्टिकुलर नंबर से क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा। एडिंग अ वैल्यू ग्रेटर देन m इंक्रीजेस द मीन, यानी अगर आप बढ़ा रहे हो तो मीन भी बढ़ेगा, अगर आप घटा रहे हो किसी भी वैल्यू m से तो मीन भी घट जाएगा, अगर आप इक्वल रख रहे हो तो मीन भी अनचेंज्ड। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो यानी जीरो ऐड करते जा रहे हो, कुछ भी नहीं यानी जीरो ऐड करते जा रहे हो तो मीन अनचेंज्ड है। सेम रूल्स अप्लाई व्हेन रिमेनिंग वैल्यूज, मतलब जब रिमूव कर रहे हो वैल्यूज को, रिमूव मतलब वही बात होगी, जब आप रिमूव कर रहे हो वैल्यू को तब भी मीन पे असर पड़ेगा, जब आप ऐड कर रहे हो वैल्यूज को तब भी मीन पे असर पड़ेगा। एक क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, एग्जामिन द स्टेटमेंट बिलो एंड जस्टिफाई इफ द स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंक्लूडिंग अ वैल्यू लेस देन द मीन विल डिक्रीज द मीन। समझना, हमने यहां पर क्या बोला, इंक्लूडिंग अ वैल्यू लेस देन द मीन विल डिक्रीज द मीन, है ना, इंक्लूडिंग अ वैल्यू लेस देन मीन विल डिक्रीज द मीन। हमने एक वैल्यू को इंक्लूड करा जो कि मीन से छोटी है। मान के चलते हैं कि मैंने यहां पर ना 3 ऑब्जर्वेशंस ले ली, बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। मैंने ले ली 3 7 और 5 या 3 7 और 6। अब मैंने बोला इन्हीं तीनों ऑब्जर्वेशंस का मैंने मीन निकाला, तो मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। तो 1 2 3 ऑब्जर्वेशंस थे, ठीक है, 7 और 3 हो गया 10 और ये 6 हो गया 16/3। या तो फिर लेट से हमने इसको बदल दिया, इसको 5 बोल दो, चलो 5 बोल दो, पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, वो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है, पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, ठीक नहीं रहेगा, हाँ 5 बोल दो। तो 3 + 7 + 5/3, यहां पर अब कितना हो जाएगा 15/3। अरे 15/3 तो को मतलब 5 है, मतलब मीन आपके पास कितना आ जाएगा, मीन आपके पास 5 आ जाएगा, मीन आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहां पर स्टेटमेंट को समझना, इंक्लूड करना है एक वैल्यू को जो कि लेस देन मीन है, जो कि मीन से छोटी है। मीन तो 5 है, उससे छोटी वैल्यू, मीन तो 5 है, उससे छोटी वैल्यू, मीन तो 5 है, उससे छोटी वैल्यू, यानी 4 ले लेता हूं। मैंने यहां पर एक वैल्यू को इंसर्ट करवा दिया बच्चों, मैंने आप बोल दिया कि 3 7 4 5, हमने एक वैल्यू को बढ़ा दिया, एक वैल्यू को इंक्लूड कर दिया जो कि मीन से छोटी है। तो यहां पर बोल रहा है तो क्या मीन डिक्रीज हो जाएगा, देन द मीन विल डिक्रीज द मीन, मतलब देन द मीन विल बी डिक्रीज द मीन, यानी अब यहां से मीन निकालते हैं और देखते हैं कम आता है या ज्यादा आता है। तो यहां पर हो जाएगा 3 + 7 + 4 + 5। देखो अब यहां पर डिवाइड में 4 लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 ऑब्जर्वेशन है बच्चों,
तो अभी आगे बढ़ाते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19/4, 19/4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 24 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो अब मुझे बताओ जो नया वाला मीन है ना, जो नया वाला मीन है वो पुराने वाले से छोटा है या बड़ा है? जो नया वाला मीन है, न्यू मीन, वो तो छोटा है पुराने वाले मीन से। तो वही तो स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर आप कोई भी वैल्यू को इंक्लूड कर देते हो जो कि मीन से छोटी है, तो वो मीन को डिक्रीज कर देगी क्या? हाँ, यही तो देखने को मिला। यानी ये तो भाई साहब हमेशा ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू। क्या लिख देना ऑलवेज ट्रू। ठीक है क्या? ठीक है, समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? पक्का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर वर 2 न्यू एडमिशंस टू सुधाकर्स क्लासेस जस्ट अ कपल ऑफ डेज आफ्टर द क्लासेस एवरेज हाइट वाज फाउंड टू बी इतना। समझना। सुधाकर्स क्लासेस होंगी कोई, है ना? हम उनका प्रमोशन क्यों करेंगे? टी शर्ट में थप्पा ऐसे ही लगा के रखा है क्या हमने टी शर्ट पे थप्पा ऐसे ही लगा के रखा है क्या? ये हमारी ब्रांड है, पुष्पा बाबू की ब्रांड है ना? हाँ, सुधाकर क्लासेस नहीं है ये। मेरे को ना बेटा तुम लोग कंपनी से निकलवा दोगे। सुधाकर क्लासेस नहीं है, गलती से लिख दिया होगा, बुक में जो है वही लिखूंगा ना, नेक्स्ट टॉपर्स क्लासेस बोले। नहीं तो प्रशांत सर या फिर शोभित सर ने वीडियो देख ली, बोलेंगे किशोर सर के कोई रिलेटिव होंगे, पक्का सुधाकर। नहीं सर, ऐसी पक्का बात नहीं है, सच्ची में बात नहीं है, ये बुक में ही था। नेक्स्ट टॉपर्स क्लासेस कर देता हूँ। मैं क्या करूं, मेरी जॉब खतरे में आ जाएगी। तो यहां पर समझना, 2 न्यू एडमिशंस यहां पर हुए हैं सुधाकर क्लासेस में, जस्ट अ कपल ऑफ डेज। अब थोड़े दिन बाद हम लोगों ने क्लास की एवरेज हाइट ली, तो हम लोगों को इतना सेंटीमीटर क्या पड़ी, सारे बच्चों की एक एवरेज हाइट पड़ी है, सब बच्चों का एक एवरेज हाइट हमने लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और क्यों। ठीक है, द एवरेज हाइट ऑफ द क्लास विल इंक्रीज एज देयर वर 2 न्यू वैल्यूज। नहीं भाई, हमने तो क्लास की एवरेज हाइट कब देखी? आफ्टर द क्लास, जस्ट कपल ऑफ डेज आफ्टर द क्लास एवरेज हाइट इतनी मिली। यानी ये दोनों भाई भर्ती हो चुके थे, उसके बाद एवरेज हाइट देखिए। तो इसका कहना है कि दो बच्चे बढ़ाए, 2 बच्चे अगर आपने बढ़ाए तो एवरेज हाइट भी बढ़ जाएगी? नहीं, एवरेज हाइट ऑफ द क्लास विल रिमेन द सेम? नहीं। द हाइट ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स हैव टू बी मेजर्ड टू फाइंड आउट द न्यू एवरेज हाइट। यस, यानी जो बच्चों हाइट है ना न्यू स्टूडेंट्स की, उनको पहले मेजर करना पड़ेगा ताकि हम लोग नई एवरेज हाइट को फाइंड कर सके। अब हमें नई एवरेज हाइट फाइंड करनी पड़ेगी ना, क्योंकि 2 बच्चे और नए जुड़े। तो समझ गए। अब अनचेंज्ड मीन क्या होता है बच्चों? अनचेंज्ड मीन यानी मीन कब अनचेंज्ड रहेगा? जब आप सेम वैल्यूज को ऐड करना, समझना, एडेड वैल्यूज बैलेंस ईच अदर अराउंड द मीन। यानी मैंने आपको जस्ट बताया कि अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ पर्टिकुलर नंबर, सेम नंबर से अगर वैल्यू बढ़ा रहे हो तो मीन भी उसी सेम नंबर से बढ़ जाएगा। क्लियर है। इक्वल एक्सिस एंड डेफ्लेक्ट आर इंट्रोड्यूस्ड। यानी बच्चों सिंपल सी बात है, एक बात को समझना, इक्वल एक्सिस और डेफ्लेक्ट का क्या मतलब है कि अगर आप सेम नंबर यानी लेफ्ट साइड से देखोगे उतना ही डिस्टेंस, राइट साइड से देखोगे उतना ही डिस्टेंस। तो इक्वल एक्सिस यानी अगर आप जोड़ रहे हो, ऐड कर रहे हो या फिर आप रिमूव कर रहे हो, तो मीन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मीन फिर भी अनचेंज रहेगा। अगर आप बढ़ा रहे हो नंबर को, ठीक है, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप घटा रहे हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया क्या? अब यहां पर कुछ हमें एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर इफ इट इज पॉसिबल टू इंक्लूड और रिमूव 2 वैल्यूज सच दैट द मीन इज अनचेंज्ड। अब मेरी बात को अच्छे तरीके से समझना। मुझे जो यहां पर दिख रही है ना लाइन, ये है 9, जिसमें मुझे पक्का बता दिया कि मीन है 9। अब मैं यहां पर आया तो मैंने ये चीज देखी, यार मैं एक काम करता हूं, मैं इधर से एक नंबर को हटाता हूं, ये 6 है, ये 8 है, तो पक्की बात है ये वाली लाइन हो गई 7, ये हो गई, ये वाली लाइन हो गई 11। मैंने बोला मैं सेम डिस्टेंस पे जाता हूं बच्चों, सेम डिस्टेंस यानी
अगर आप 9 से लेकर, चलो एक काम करता हूं, इधर से आपको पहले दिखाता हूं इसे। 9 से लेकर अगर आप इधर आओगे, 9 से लेकर अगर आप इधर आओगे और इधर जाओगे तो सेम डिस्टेंस है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि काम करते हैं 7 को भी हटा देते हैं और 11 को भी हटा देते हैं, तो भी बच्चों मीन जो रहेगा ना वो अनचेंज्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि आप सेम नंबर सेम डिस्टेंस से हटा रहे हो। मैंने 7 हटा दिया और 11 हटा दिया, मीन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देख लेना, आप इसको सॉल्व करके देख लेना। तो हमने यहां पर क्या क्या हटा दिया, यू में यूज द फॉलोइंग डाटा टू एक्सपेरिमेंट। तो हमने दो वैल्यूज हटा दी, हमने बोल दिया भाई 7 और तो और हमने क्या हटा दिया, और हमने हटा दिया 11, तो भी मीन अनचेंज्ड रहेगा, मीन अनचेंज्ड रहेगा, मीन अनचेंज्ड रहेगा। हमने दो वैल्यूज हटाई है, रिमूव की है, क्या करा है, रिमूव किया है, रिमूव किया है, तो भी मीन क्या रहेगा बच्चों, अनचेंज रहेगा, क्योंकि मीन से सेम डिस्टेंस पर आप वैल्यूज को हटा रहे हो। चलो एक काम, एक एक्सपेरिमेंट और करके देख लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंट और करके देख लेते हैं। इस बार हम हटाते हैं, इस बार हम हटाते हैं 1 2 3 4 चौथी वैल्यू को, 1 2 3 4। ठीक है, मतलब मैं इधर से किसको हटा रहा हूं, मैं इधर से हटा रहा हूं ये वाले यानी 3 को, सॉरी 3 नहीं आएगा, इधर आएगा 5, इसको हटा रहा हूं यानी 5 को, और इसको हटा रहा हूं यानी 13 को। तो मैं 13 और 5 को हटा रहा हूं। मैंने किस किस को हटा दिया, मैंने 13 अभी भी मैंने रिमूव कर दिया बच्चों, रिमूव कर दिया, किस किस को, 13 और 5 को। तो मीन अभी भी क्या रहेगा, मीन अभी भी अनचेंज्ड ही रहेगा, मीन अभी भी क्या रहेगा, मीन अभी भी अनचेंज्ड ही रहेगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ क्या, पक्का पक्का पक्का। चलो अब इंक्लूड की कंडीशन समझते हैं। अब हम यहां पर डॉट को लगाएंगे, ठीक है, अब हम समझते हैं इंक्लूड को। चलो जी, अब हम इंक्लूड को समझते हैं। अब हम इंक्लूड कर रहे हैं, अब हम इंक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड। तो मैंने बोला यार एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, हम यहां से लेकर यहां तक कुछ एक वैल्यू को इंसर्ट करवाते हैं। इंसर्ट यानी 1 2 3, हम 6 नंबर को एक इंक्लूड करवाएंगे, 6 नंबर को हम इंक्लूड करवाएंगे, ठीक है, 1 2 3, और इधर ही सेम डिस्टेंस पे 1 2 3 हम एक 12 को भी इंसर्ट करवा देंगे। समझ रहे हो, यानी जितना डिस्टेंस लेफ्ट साइड से आप नंबर को इंसर्ट करवा रहे हो, उतना ही डिस्टेंस राइट साइड से एक नंबर को आप ऐड करवा रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो, आप इंक्लूड कर रहे हो। तो क्या मीन में कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन उतना ही रहेगा। तो हमने इंक्लूड क्या किया, एक नंबर 6 और एक नंबर 12, हमने क्या क्या इंक्लूड करा, 6 और 12, ये नंबर को हमने इंक्लूड कर दिया। तो मीन अभी भी क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। क्लियर हुआ। तो अगर आप इंक्लूड करवा रहे हो या अगर आप रिमूव करवा रहे हो, सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए भैया, सेम डिस्टेंस, 1 2 3, तो यहां पे भी 1 2 3, तो यहां पर मीन अनचेंज्ड रहा। क्लियर है। अब शिफ्ट इन डाटा, बच्चों सिंपल सी बात है, शिफ्ट इन डाटा का क्या मतलब है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं ये सारी चीजें। अगर आप एक कांस्टेंट के से ऐड कर रहे हो हर एक वैल्यू को, तो मीन भी ऐड हो जाएगा उसी पर्टिकुलर के से। जैसे हमने एक एग्जांपल को समझा था, हमने एक एग्जांपल को समझा, देखो देखो देखो, मैं यहां पर ना एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान के चलते हैं कि मेरे पास एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है मैंने आपको बोला कि 3 7 और 5, ठीक है, क्या है, 3 7 और 5 तीन ऑब्जर्वेशन है। अब इन तीनों की तीनों ऑब्जर्वेशन से मैंने क्या बोला, मैंने निकाला मीन, और मीन कितना आ जाएगा, मीन आ जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तीन ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3, इसलिए डिवाइड में 3 आया, और इन सबका ऑब्जर्वेशन का सम। तो यहां पर हो जाएगा 15/3, 15/3 का क्या मतलब है कि यहां पर हो जाएगा 5। ठीक है, मीन कितना आ गया, मीन आ गया 5। लेकिन अब यहां पर हमने बोला कि हर एक ऑब्जर्वेशन में, हर एक ऑब्जर्वेशन में मैं +2 करवा रहा हूं, यानी 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 7 + 2 कितना हो गया, 9 हो गया, 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया। ध्यान से समझना, हर एक ऑब्जर्वेशन में मैंने +2 करवाया। तो अब मुझे यहां पर बताओ मीन में क्या होगा, तो यहां पर सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस का सम 5 + 9 + 7 डिवाइड बाय 3 है ना, इन सारी की सारी ऑब्जर्वेशन का सम करो, 7 और 5 हो जाएगा 12, 12 और 9 हो जाएगा आपके पास 21, यानी 21/3, तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। अब आप एक चीज देखना, अब आप एक चीज देखना, जब आपने सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को, सारी की सारी ऑब्जर्वेशन को +2 से बढ़ाया, तो मीन भी +2 से बढ़ गया, मीन भी +2 से बढ़ गया। अरे ये तो मैथ्स का जादू हो गया कि जब आपने एक कांस्टेंट के यानी +2 से अगर आपने ऐड कर दिया हर एक वैल्यू को,
तो जो नया मीन है वो भी +2 से बढ़ जाएगा, वो भी +2 से बढ़ जाएगा। और यही सेम चीज सब्सट्रैक्शन में भी होगी, यही सेम टू सेम चीज सब्सट्रैक्शन में भी होगी। मान के चलो एक दूसरा क्वेश्चन यहां पर बना रहा हूं मैं, ठीक है। मान के चलो एक दूसरा क्वेश्चन, अभी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, चलो 3, 7 और 5, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला हर एक टर्म को मैं -1 से कम कर रहा हूं, यानी 3 -1 हो गया 2, 7 -1 हो गया 6, 5 -1 हो गया 4। हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने कितने से 1 से कम कर दिया। लेकिन जब मैंने इधर मीन निकाला तो मेरे पास कितना आया, 5 ही आएगा, मीन यहां पर 5 ही आएगा। लेकिन जब मैंने इधर मीन निकाला तो देखो कितना हो गया, 2 + 6 + 4, 2 + 6 + 4 डिवाइड बाई 3। ओहो भैया मजा आ गया। यहां पर 6 और 4 कितना हो जाएगा, 6 और 4 हो जाएगा 10, 10 और ये हो जाएगा 12/3। अरे 12/3 यानी ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हो कि जब हर एक ऑब्जर्वेशन को मैंने 1 से कम किया, हर एक ऑब्जर्वेशन को जब मैंने 1 से कम किया तो मीन का क्या हालचाल, मीन भी -1 से कम हो गया, मीन भी 1 से कम हो गया। 5 था तो 4 हो गया, मीन भी 1 से कम हो गया, 5 था तो 4 हो गया। क्लियर है क्या? ओहो पतलू मेरे भाई मेरी यार, मेरे को तो मजा आ रहा है आज। ओए होए ओए होए 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 होए, इतना बढ़िया तरीके से पढ़ा दिया सर ने मीन। अच्छा अब यहां पर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना। ओए पाजी, ओए सुधाकर, फिर से सुधाकर क्लासेस हो गया, ये हो गया वो हो गया। लगता है जब ये बुक बना रहे थे ना न्यू एनसीईआरटी वाले, तो किसी का दोस्त होगा सुधाकर, उसको क्या करना है, वो रोस्ट वोस्ट करना होगा, इसलिए बार बार उसने सुधाकर को यहाँ पर बार बार, है ना। तो सुधाकर था क्लास टीचर, भाई साहब यहाँ पर क्लास टीचर बना रहे हैं, उसी को मोची बना रहे हैं, उसी को कपड़े धोने वाला बना रहे हैं, उसी को खाना बनाने वाला बना रहे हैं। भाई सुधाकर कितना काम करेगा, थक जाएगा बेचारा। तो सुधाकर था क्लास टीचर, आस्क्ड श्रेयस, भाई दूसरा भी आ गया यहाँ पर। तो सुधाकर एक क्लास टीचर है, उसने श्रेयस को बोला टू मेजर द हाइट ऑफ ऑल 24 स्टूडेंट्स इन हिज क्लास, ठीक है, एंड कैलकुलेट द एवरेज हाइट, और कैलकुलेट करो एवरेज हाइट को। श्रेयस ने इन्फॉर्म कर दिया जाके टीचर को दैट द एवरेज हाइट इज 150.2 सेंटीमीटर। यानी क्या बोला, सुधाकर एक क्लास टीचर है, उसने बोला कि हर एक स्टूडेंट की हाइट को मेजर करो और एक एवरेज हाइट मुझे बताओ क्लास की। तो उसने जाके बता दिया 150.2 सेंटीमीटर है। आगे देखते हैं, सुधाकर डिस्कवर्स दैट द स्टूडेंट्स वर वेयरिंग यूनिफॉर्म शूज व्हेन द मेजरमेंट वर टेकन एंड द शूज एड 1 सेंटीमीटर टू द हाइट। यानी बच्चों जो बच्चे थे ना बच्चों ने यूनिफॉर्म शूज पहने हुए थे, अब शूज का क्या था, 1 सेंटीमीटर हाइट अबव था, 1 सेंटीमीटर हाइट अबव था, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट एवरेज हाइट ऑफ द क्लास? हमें बच्चों की एवरेज हाइट निकालना है, उनके जूतों की थोड़ी ना निकालना। यानी अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक बच्चे में क्या करेंगे, हर एक बच्चे में 1 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे। अब मेरी बात को समझना, श्रेयस ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया मीन, अब उसको गुस्सा आ जाएगा अगर सुधाकर ये बोलेगा बेटा अब जूते उतरवाओ हर एक बच्चे के और फिर से एवरेज मीन निकाल के दो। तो अब श्रेयस को गुस्सा आ जाएगा बहुत भयंकर, बोलेगा कि सुधाकर को बोलेगा कि आप क्या कर दो, फिर मैं सब काम मैं करूं क्या, इस बार आप जाओ और आप जाके हर एक बच्चे के जूते उतरवाओ और जूते उतरवा के फिर से एवरेज हाइट निकालो। यहां पर श्रेयस ने लेकिन ऐसा नहीं करा, श्रेयस दिमागदार, श्रेयस ने बोला सर 2 मिनट में हो जाएगा, ये 2 मिनट में हो जाएगा। तो सुधाकर बोलता है तुमसे भी उम्मीद इतनी है 2 मिनट में ही, चलो। तो यहां पर अब हुआ क्या, जो 152 सेंटीमीटर है, जो 150.2 सेंटीमीटर है, ये मीन है वियरिंग द शूज का, मतलब जब उन्होंने बच्चों ने जूते पहने थे तब की एवरेज हाइट। अब यहां पर क्या हो रहा है, अब एवरेज हाइट कितनी है जूते की अगर हम लोग हाइट देखें तो 1 सेंटीमीटर है। अब सिंपल सी बात है, अगर हम हर एक स्टूडेंट में से -1 करते गए, तो जो पुराना मीन है उसी में से डायरेक्टली -1 कर देते तो नया मीन आ जाएगा। नया मीन कैसे आएगा, जब हम -1 करते जा रहे हैं। देखो ना, यहां पर समझो, हर एक ऑब्जर्वेशन को जब बढ़ाया 2 से तो मीन भी 2 से बढ़ गया, हर एक ऑब्जर्वेशन को जब घटाया -1 से तो मीन भी 1 घट गया। ये वाली कौन सी वाली हाइट है, जब वो लोग बच्चे जूते पहने हुए थे, जब बच्चों ने जूते उतार दिए तो सिंपल सी बात है ना कि यहां पर -1 सीधा मीन में कर दो ना, ओल्ड मीन में से -1 कर दो, न्यू मीन मिल जाएगा। जो नया एवरेज चाहिए है
150.2 में से 1 को माइनस कर दो, यानी 149.2 सेंटीमीटर। कितना ज्यादा आसान है, कितना ज्यादा आसान है, हो गया 149.2 सेंटीमीटर। सिंपल है। अब स्केलिंग द डाटा का क्या मतलब है? स्केलिंग का द डाटा का मतलब है कि अब आपने प्लस करवाया, अब आपने प्लस करवाया, तो अब आप क्या करवाओ, अब आप मल्टीप्लाई करवाओ, जैसे 3, 7 और 5, ठीक है। अब यहीं से हम लोगों ने जब मीन को कैलकुलेट किया तो याद हो गया होगा कि सर मीन तो 5 ही आएगा इधर से। अब हम क्या कर रहे हैं, हर एक वैल्यू को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेट से मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर कहना है कि भाई मीन भी डबल हो जाएगा, यानी k टाइम्स हो जाएगा ओल्ड मीन का। चलो इसको चेक करके देखते हैं। 2 से जब मल्टीप्लाई करवाए, 3 2 6, 7 2 14, 5 2 10, यहां पर मीन कितना आ जाएगा, मीन आ जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हो जाएगा 20, 30/3, 30/3, यानी ये हो जाएगा आपके पास 10। तो आप यहां पर एक चीज देखना, पुराने वाले मीन से नया वाला मीन कितना टाइम्स ज्यादा है सर जी? 2 टाइम्स ज्यादा है। 5 2 10, आपने हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया 2 से, तो मीन भी 2 गुना आया। अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हर एक वैल्यू को 3 टाइम्स करते, तो मीन भी 3 टाइम्स आता। 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स मीन आता। तो नया मीन उतने ही टाइम्स आएगा जितने टाइम्स आप हर एक ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई करवाओगे। समझ में आया क्या? समझ में आया। What happens to the average if every value is the collection is doubled? अगर हर एक वैल्यू को हम डबल कर देंगे तो मीन का क्या होगा भैया? मीन भी तो डबल हो जाएगा। मीन का क्या होगा भैया? मीन भी तो डबल हो जाएगा। ओहो पतलू मेरे भाई मेरे यार, मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़ाते हैं। कोच बलवन नोटेड डाउन द वेट ऑफ द कुश्ती प्लेयर। अबे खुशी नहीं है या खुशी प्लेयर्स नहीं है ये? अबे तुम क्या समझ रहे हो? अबे खुशी प्लेयर नहीं है ये, खुशी खेल रहे हैं सर, खुशी खेल रहे हैं। नहीं बच्चों, कुश्ती प्लेयर्स है ये, यानी रेसलर्स। ब्रैकेट में लिखा, तुम लोगों ने अगर कुछ गलत सोचा है ना तो समझना। तो यहाँ पर कोच बलवान है, बलवान नहीं भगवान मत बोल देना उसको, बलवान है ना। उन्होंने क्या करा कि हर एक कुश्ती प्लेयर्स यानी रेसलर्स के वेट्स को नोट किया एंड द मीन एज शोन, और यहां पर आपको मीन दिख ही रहा होगा। बट वन वैल्यू दैट वाज रिटन डाउन गॉट मर्ज्ड, मतलब भाई साहब वो तो मीट गई। अब मीट गई तो फिर उसका अपन को ही बोल रहा होगा निकालने के लिए, तो हमें क्या करना है, हमें उसका वेट बताना है। हम उसका वेट क्यों बताएंगे भाई? हम वो क्या कर रहा है, वो फिर से सीधा जाके खड़ा हो जाए और वेट खुद एक बार निकाल ले, कैलकुलेट कर ले। नहीं, हमें निकालना है यहाँ पर। तो हमारे लिए तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इन सारे के सारे वेट को प्लस करेंगे, ये है मिसिंग वैल्यू। देखो मीन ही निकालना है, मीन ही निकालना है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन प्लस मिसिंग वैल्यू, लेट से x बोल दी मैंने, अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितनी है 10। तो आप मीन की जगह पे कितना रख दोगे? 39.2 बराबर सारी की सारी ऑब्जर्वेशन का सम, यानी 42 + 40 + 39 + 33 + 48 + 38 + 42 + 35 + 32 प्लस x अपॉन 10। इस पूरे को सॉल्व करके मुझे यहां से x की वैल्यू निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बता दोगे पक्का? चलो आगे बढ़ाते हैं। मीडियन क्या होता है यार? सिंपल सी बात है, मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है मिडिल वैल्यू ऑफ द ऑर्डर डाटा। अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ वैल्यू है तो मिडिल वैल्यू हो जाएगी आपके पास मीडियन यानी बीच का, सिंपल सी बात है। मेरे से एक बड़ा भाई है, मेरे से एक छोटा भाई है, तो अब यहां पर मीडियन कौन हो गया? मैं हो गया, सिंपल सी बात है। इवन नंबर ऑफ द वैल्यूज एवरेज ऑफ द टू मिडिल वैल्यूज। हमें क्या इवन नंबर के केस में क्या करना होगा? हमें एवरेज लेना होगा दोनों वैल्यूज का मिडिल का, मतलब दोनों मिडिल वैल्यूज का एवरेज लेना होगा। मेक श्योर कि यहां पर जो डाटा अरेंज्ड होगा ना, वो किस में अरेंज्ड होगा? वो अरेंज्ड होगा असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। बोले सर सच बताऊं तो ये असेंडिंग नहीं पता। मैंने बोला बेटा लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं करी। बोले सर लास्ट क्लास क्या, पहली क्लास ही ज्वाइन नहीं करी आपकी। लो आपको रोस्ट कर दिया, हंस दूं थोड़ा सा? ऐसा टीचर का मजाक उड़ाओगे? टीचर से आगे बढ़ गए हो तुम लोग। असेंडिंग का मतलब तुम्हारे घर में एसी है या नहीं है? तुम्हारे घर में एसी है,
बोले सर एसी की तो एसी की एसी का क्या मतलब है सर यहाँ पर? मैंने बोला बच्चों एसी का मतलब ही यही है कि ए फॉर एप्पल नहीं, असेंडिंग, ए फॉर असेंडिंग। और सी का मतलब क्या है सर? सी का मतलब कहीं वही तो नहीं है। मैंने बोला बेटा सी का मतलब यहाँ पर छोटे से बड़ा है, सी का मतलब छोटे से बड़ा, यानी असेंडिंग का क्या मतलब हो जाएगा? छोटे से बड़ा। यानी आपको जो डाटा को अरेंज करना है ना वो छोटे से बड़ा करना है। कैसे छोटे से बड़ा? बोले सर छोटे से बड़ा तो हम करते रहते हैं सर, छोटे से बड़ा करते रहते। फाइंड द मीडियन ऑफ दिस पर्टिकुलर डाटा। अब यहां पर अच्छे से समझना, 8, 10, 19, 23, 26, 34, 40, 41, 48, 51, 55, 70, 81, 91, 92। अब हमें क्या समझना है? अब हमें समझना है मिडन यानी बीच वाला, हमें समझना मिडिन यानी बीच वाला। वैल्यूज गिन लो, ऑब्जर्वेशन गिन लो, एन की वैल्यू बता दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 है, 16 है, 16, 16 का डोला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। अगर आपके पास 16 ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी आप भी आपके पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज है, तो एवरेज ऑफ द टू मिडिल वैल्यूज लेना पड़ेगा। तो मिडिल वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी? मिडिल वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी? देखना बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एवरेज ऑफ द टू मिडिल वैल्यूज, दो मिडिल वैल्यूज पता है आपको कौन सी आएंगी? पता है तुमको? पता है तुमको? पता है तुमको? पता है एवरेज वैल्यूज ये वाली आएंगी। अब समझो कैसे। क्योंकि इसका लेफ्ट साइड से जितना डिस्टेंस होगा उतना ही इसका राइट साइड से भी होगा। देखो आप कितनी वैल्यू को छोड़ रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू इधर से छोड़ी तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू इधर से छोड़ दी, 7 इधर से 7 इधर से, मिडिल वाली दो वैल्यूज इधर है। अब इन्हीं दोनों का क्या करना है? आपको एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। यानी 41 प्लस 41/2, दोनों की दोनों वैल्यू का सम डिवाइड बाय 2, एवरेज निकालने को बोल रहा है। तो 41 और 41 कितना हो गया? 82/2, यानी ये कितना हो जाएगा? 41। अरे तो मीडियन सीधा सीधा 41 ही तो आ गया। मीडियन कितना आ गया? मीडियन आ गया 41। ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब एक ये चीज है, एक काम करो ना यार, थोड़ा सा और आसान से समझा देता हूं, थोड़ा सा और आसान से समझा देता हूं। मान के चलो 2 4 6 8 और मतलब 8 और 10, 8 और 10। इसमें मुझे बताओ मीडियन कौन होगा? इसमें मुझे बताओ मीडियन कौन होगा? दो इधर से छोड़ा, दो इधर से छोड़ा, तो मीडियन ये हो गया। कितना ज्यादा आसान, कितना ज्यादा आसान। मीडियन कितना हो गया? मीडियन यहां पर 6 हो। आसान है, बढ़िया तरीके से समझ में आया, पक्का पक्का पक्का, ठीक है। और इस केस में मीडियन, क्योंकि एन हमारे पास क्या था? 16 था। 16 का क्या मतलब है? 16 का मतलब है कि ये हमारे पास एक इवन नंबर है, और इवन नंबर के केस में उसने हमको क्या बोला कि आपको दोनों की दोनों वैल्यूज का, दोनों की दोनों ऑब्जर्वेशंस का सम करके, यानी दोनों की दोनों ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकालना है। हम लोग निकाल दिया बैठ के। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा सर? मैंने बोला हमेशा की तरह बेटा हाथों से ही होगा। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा सर? हमेशा की तरह हाथों से ही होगा, ठीक है। कंसीडर द डाटा, हमें डाटा को डांटना है अब। तो 12 47 8 73 जो भी डाटा है पर्टिकुलर, और एक है हमारे पास पी नाम की वैल्यू, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब मिसिंग वैल्यू है। विच ऑफ द नंबर कुड बी पी? पी कौन सा नंबर हो सकता है अगर मीडियन डाटा का 29 है? अगर मीडियन डाटा का 29 है, सबसे पहले तो आप इसको अरेंज्ड करो असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें? असेंडिंग, एसी यानी छोटे से बड़ा। सबसे पहले आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी? 8 आएगी, फिर 8 आएगी, 8 8 हो गया, 8 और 8 हो गया, 8 के बाद छोटी वैल्यू 12, उसके बाद छोटी वैल्यू 18, उसके बाद छोटी वैल्यू 18 के बाद कौन सी है? 25 29, ठीक है। 25 भी हो गया, 29 भी हो गया। इसके बाद कौन सी है? इसके बाद है 35, फिर है 39, 35 39, ठीक है। उसके बाद है आपके पास 47, 47 के बाद है 73, और फिर लास्ट में मैंने लिख दिया पी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गई। और मीडियन ध्यान रखना बच्चों, मीडियन कितना है? मीडियन है हमारे पास 29। मीडियन ध्यान रखना कितना है? 29 है, ठीक है। मान के चलते हमारे पास 11 वैल्यूज है टोटल, 11 मतलब ऑड। तो मीडियन कैसे निकलता है?
मीडियन निकलता है 11/2 यानी n/2th ऑब्जर्वेशन। हमें n/2th ऑब्जर्वेशन से जाके मिलना है, यानी 11/2th ऑब्जर्वेशन को देखना है, यानी 11/2 है ना। अबे ऑड है तो अबे n/2 नहीं होगा यार। अब देखो अगर 11 है तो 5 इधर से 5 इधर से, बीच वाला 1 2 3 4 5 इधर से छोड़ दो यानी 29, फिर 1 2 3 4 5। अब यहां पर अच्छे से समझना P क्या हो सकता है। P क्या हो सकता है, पहले तो ये बात ध्यान दो, अगर आपके पास ऑड है, अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो आपको फॉर्मूला क्या अपनाना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा n+1/2th ऑब्जर्वेशन, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। और अगर आपके पास मीन नहीं, यार एक काम करो फॉर्मूला में लिखवा देता हूं नहीं तो तुम लोग उलझ जाओगे, ध्यान रखना समझना। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस सबसे पहले इवन है तब का केस, और ऑड है तब का केस। यानी इवन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी n बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो मीडियन क्या हो जाएगा बच्चों इस केस में, मीडियन हो जाएगा n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n+1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, n+1/2th ऑब्जर्वेशन होल अपॉन बाय 2। और अगर आपके पास ऑड है, तो ऑड के केस में क्या कर दो, n+1/2th ऑब्जर्वेशन, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। सीधी बात नो बकवास। इस केस में देखना आपके पास मीडियन क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन थी, तो इवन के हिसाब से हमने क्या करा, n/2th ऑब्जर्वेशन, n+1/2th ऑब्जर्वेशन, यानी n क्या था, n था 16, इस केस के हिसाब से n था 16, तो 16/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 16/16+1 है ना। यार यहां पर एक सेकंड n/2+1, हाँ n/2+1, n/2 n/2+1 ऑब्जर्वेशन होल अपॉन बाय 2। अब n/2 यानी 16/2, और यहां पर कितना हो जाएगा 16/2+1, तो यहां पर 16/2 यानी 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 9th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। अब 8th ऑब्जर्वेशन पे कौन है, ये डाटा पूरा अरेंज्ड असेंडिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे ये रहा, और 9 पे ये रहा, यानी 41 + 41 + 41/2। अब यही तो किया 41 + 41/2, आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, तो मैंने आपको फॉर्मूला भी दे दिया अल्टीमेटली, ठीक है। अभी है ना आपके पास क्या है, ऑड है, तो ऑड के केस में क्या होगा फॉर्मूला, ऑड के केस में हम लोगों ने देख लिया है फॉर्मूला को, फॉर्मूला हो जाएगा n/2+1 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 11/2 अरे ऑड के केस में क्या है, अच्छा ऑड के केस में तो डायरेक्टली n+1/2 है ना, अरे यार एक सेकंड रुकना, n+1/2 है ना डायरेक्टली, ऑड के केस में तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन है ना, ठीक है, तो n+1 यानी 11+1, तो 11+1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 12/2th ऑब्जर्वेशन। यानी सिंपल सी बात है कि यहां से आपको 6th ऑब्जर्वेशन को देखना है, तो 1 2 3 4 5 6, छठवीं ऑब्जर्वेशन, यानी मीडियन तो यही है, लेकिन हमें क्या बताना है, हमें बताना है पी की वैल्यू। तो अब अगर मैं पी को यहां पर रख के आऊं, यहां पर रखा, समझना पहले ध्यान से समझना, तो आपके पास डाटा क्या हो जाएगा 8 8 12 18, ठीक है, 25 P 29 बाकी जो भी है। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो मीडियन है वो 6th ऑब्जर्वेशन है, और जो मीडियन है वो तो 29 है,
यानी 1 2 3 4 5 6, छठवा ये भी तो 29 हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर ये 29 ये 29 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब P 29 हो सकता है। और अगर मैंने इसको इधर कर दिया तो, इधर 25 की जगह पे कर दिया तो, यानी अगर मैंने इसको 8 8 12 18 P 25, ठीक है, फिर 29 अगर ऐसा कर दिया तो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन में इस बार चेंज आ जाएगा। देखो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन यानी 1 2 3 4 5 6, छठवीं ऑब्जर्वेशन यानी P इधर तो पॉसिबल है ही नहीं, 25 से छोटा नहीं हो सकता, मैं तो कहूं तो 29 हो सकता है, यानी P 29 हो सकता है, अदरवाइज 29 से बड़ा भी हो सकता है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो P की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 29 हो सकती है, और मोस्ट प्रोबेबली इसकी वैल्यू 29 ही होगी। तो मीडियन कितना हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा यहां पर 29, सिंपल सी बात है यार, मीडियन हो जाएगा 29। क्यों? क्योंकि 29 प्लस 29/2 एवरेज जब आप निकालोगे दोनों की दोनों ऑब्जर्वेशंस का, एवरेज जब आप निकालोगे दोनों की दोनों ऑब्जर्वेशंस का, तब आपको यही तो मिलेगा 29। ऐसे भी समझ सकता आप। इफेक्ट्स ऑन मीडियन, तो मीडियन में भी यार वही सेम टू सेम चीज है कि अगर आप ऐड करते हो एक वैल्यू को जो कि मीडियन से बड़ी है तो मे बी इंक्रीज द मीडियन, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि बढ़ेगा या फिर कम होगा, मे बी मतलब यहां पर मे इंक्रीज द मीडियन, बढ़ा सकता है। एडिंग अ वैल्यू लेस देन द मीडियन मे डिक्रीज द मीडियन, अगर आप यहां पर ऐड कर रहे हो तो यहां पर डिक्रीज भी हो सकता है, ऐड कर रहे हो तो इंक्रीज भी हो सकता है। मीडियन डिपेंड करता है पोजीशन पर, मैग्नीट्यूड पर ये डिपेंड करता ही नहीं है। पोजीशन, कौन सी पोजीशन, कहां लेफ्ट कहां राइट, इन सब पे, ठीक है। तो एग्जामिन द स्टेटमेंट बिलो एंड जस्टिफाई इफ द स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम ट्रू और नेवर ट्रू। तो रिमूविंग अ वैल्यू लेस देन द मीडियन विल डिक्रीज द मीडियन, हमने एक वैल्यू को हटा दिया तो हाँ हो सकता है, मे बी यहां पर सारे के सारे आंसर मे बी है ना, इन सब में के टर्म्स में दिए, मीडियन का केस में मे बी होता है बच्चों, ध्यान रखना। हाँ अगर हमने एक वैल्यू को रिमूव किया तो मीडियन कम हो सकता है, हाँ हो सकता है, बढ़ भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अगर हमने हर एक वैल्यू को बढ़ा दिया तो मीडियन कम हो सकता है, हाँ हो सकता है, बढ़ भी सकता है, ये चीज है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं एक वैल्यू जो कि मीडियन से छोटी है, तो क्या मीडियन डिक्रीज हो सकता है? हाँ हो सकता है, हो सकता है, लेकिन हमेशा होगा क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए हम यहां पर यूज करेंगे समटाइम्स ट्रू, समटाइम्स ट्रू हो सकता है। क्या ये गलत है? नहीं गलत नहीं है, कभी कभार ये सही होगा, कभी कभार ये गलत होगा, यानी समटाइम्स ट्रू तो ये होगा, समटाइम्स ट्रू तो ये होगा, कभी कभार तो ये सही होगा यार, हाँ ये बात तो मैं भी मानता हूं, कभी कभार तो ये सही होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओहो पतलू मेरे भाई मेरे यार, ओए भाई, अब मीन वर्सेस मीडियन को देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं? मीन वर्सेस मीडियन को देख लेते हैं। सर इसको कैसे करेंगे बेटा? सिंपल सी बात है, फैंसी करेंगे। मीन हमेशा यूज करता है सारी की सारी वैल्यू को, सारी की सारी वैल्यू को यूज करता है में, लेकिन मीडियन डिपेंड करता है ऑर्डर पर, ठीक है। अब ये जोमेटो वाला ऑर्डर नहीं है भाई, ये वो वाला ऑर्डर है कि जो ऑर्डर होता है ना, जिससे आपके पास जो टर्म्स है वो अरेंज्ड है इवन में या ऑड में, है ना, वो वाले में ऑर्डर में यहां पर बात कर रहा हूं। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर हमको क्या देना है? दो एग्जांपल देना है डाटा का जो सेटिस्फाई करे ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन को। 6 नंबर्स बताने जिसका मीन और मीडियन दोनों के दोनों सेम होंगे। चलो आ जाओ भाई, 6 नंबर ऐसे बता देते हैं हम, 6 नंबर ऐसे बता देते हैं, आ जाओ एक ऑर्डर में ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने बोला 2 4, भाई हमेशा ग्रीन कलर ही क्यों मिल रहा है मेरे को? हाँ तो पहले मैंने बोल दिया 2 4 6 8 और 10, ठीक है, और 12, लो 12 भी ले लिया। हाँ जी, इस केस में सबसे पहले मैंने निकाला मीन, तो मीन क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, यानी 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 अपॉन में कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 6 और 6 12, 6 और 6 12, 12 और 8 20 30 30 और ये हो जाएगा 42, 42/6, 6 5 30, 6 7 42। मीन यहां पर कितना आ जाएगा? मीन यहां पर आ जाएगा मीन यहां पर आ जाएगा 7। अब मीडियन कैसे निकलेगा? मीडियन कैसे निकलेगा? क्योंकि आपके पास यहां पर n जो है, ऑब्जर्वेशन जो है वो इवन है, क्योंकि 6 एक इवन नंबर है। तो इवन के केस में किशोर सर ने क्या बताया कि आप मीडियन को कैसे कैलकुलेट करोगे?
इवन के केस में देखो, यहां पर भी इवन के केस में जब मीडियन आपके पास 41 था लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 16 थी, तो आपने फॉर्मूला का यूज करा था n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन होल अपॉन 2। ठीक है, इसी का आपको यूज यहां पर भी करना है। देखो यार सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा आसान सी चीज, बहुत ज्यादा आसान सी चीज। n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन होल अपॉन बाई 2, यानी सिंपल सी बात है, n आपके पास यहां पर कितना है, यहां पर n है 6, तो 6/2 है तो ऑब्जर्वेशन यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 6/2 यानी 3 + 1 कितना हो जाएगा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन होल अपॉन बाई 2। अब यार एक बात को समझना, तीसरी ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या है, तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, तीसरी ऑब्जर्वेशन है 6, चौथी ऑब्जर्वेशन है 8, तो 6 + 8 डिवाइड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 14/2 और 14/2 कितना हो जाएगा 7। तो इस केस में मीन भी सेम आया और मीडियन भी सेम आया, आया कि नहीं आया। अब एक एग्जांपल आपको ऐसा सोचना है, 6 नंबर्स आपको सोचना है जिसमें मीन बड़ा हो लेकिन मीडियन छोटा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो वाला मीन देखते हैं जब हमको क्या गिवन हो बच्चा, जब हमको फ्रीक्वेंसीज गिवन हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अब जब हमारे पास बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी तब हम मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसकी बात कर लेते हैं। मान के चलते कि हमारे पास बहुत सारे एक्सआई हैं, ठीक है, उनकी पर्टिकुलर कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसीज है। यार ये एक्सआई और फ्रीक्वेंसी क्या है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर एक्सआई का मतलब होगा क्लास मार्क, क्या मतलब होगा, क्लास मार्क। और एफआई का क्या मतलब होगा, एफआई का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी, क्या मतलब होगा, फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर मीन हो जाएगा समीशन ऑफ एफआई इंटू एक्सआई अपॉन समीशन ऑफ एफआई। इसका मतलब होता है सम, इसका मतलब होता है सम, ठीक है, SUM सम। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर है, हाँ या फिर ना, हाँ सर क्लियर है। अब यहां पर जैसे मैं एवरेज इसका निकाल के दिखा देता हूं आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत ज्यादा आसान है। आपको सिंपल सा क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ और सिर्फ मेरी बात को समझना है। यहां पर आपने बनाया एक्सआई का कॉलम, एक्सआई का कॉलम बनाया, यहां पर आपने बनाया एफआई का कॉलम, और यहां पर फिर बना दिया आपने एफआई और एक्सआई का कॉलम। चलो जैसे यहां पर समझना, बहुत अच्छे तरीके से समझना, बहुत अच्छे तरीके से समझना। ये रहा आपके पास एक्स आई, ये रहा आपके पास एफ आई, ये रहा आपके पास एक्स आई एफ आई, एक्स आई एफ आई, एक्स आई एफ आई। एक्स आई कितना है आपके पास, 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या क्या है 3 4 5, देखो 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 बहुत अच्छे से समझना, 3 4 5 6 7 8 9, यही सारे 10 भी है, 10 भी है। और फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी 3 11 9, 3 11 9 और 7 3 1 1 1, 7 3 1 1 1। ठीक है, ये काम हो गया। तो ये हो गया XI, ये हो गया FI। अब आपको XI इंटू FI करना है। XI इंटू FI यानी 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 4 इंटू 11 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 5 9 जा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, इसके बाद 7 6 जा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, इसके बाद 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, इसके बाद 8 1 जा 8, 9 1 जा 9 और 10 1 जा 10 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको समीशन ऑफ FI XI निकालना है। समीशन ऑफ FI XI यानी इन सब का सम करके दिखाना है। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो इसलिए मैं कैलकुलेटर का यहां पर यूज कर रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना इस चीज को। ऐसा मत समझना कि मुझे कैलकुलेशन नहीं आता, मुझे आता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं यहां पर कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं। और 3 + 44 + 45 + 42 + 21 + 8 + 9 + 10 कितना हो जाएगा 188 हो जाएगा। तो समीशन ऑफ FI XI कितना हो जाएगा आपके पास 188 हो जाएगा। देख लेना यार, 3 3 9 4 44 9 5 45 7 6 42 7 3 21 8 1 8 9 1 9 10 1 10, ठीक है 188 तो ये हो गया। अब समीशन ऑफ FI, समीशन ऑफ FI यानी इस पूरे के पूरे FI का आपको क्या करना है, सम करना है। सुनना, ये हो गया 23, 23 और 7 हो गया 30, 30 के बाद ये कितना हो गया, 30 के बाद ये कितना हो गया 33 34 35 36, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है। अब अगर हम एवरेज फैमिली साइज निकालें तो मीन निकालना पड़ेगा। मीन क्या हो जाएगा, मीन देखो एवरेज बोला है फैमिली साइज का यानी मीन निकालना है, तो मीन क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ FI XI
अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई है 188 अपॉन 36, 188 अपॉन 36। 4 से कटेगा क्या, हाँ 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, ठीक है। 9 से फिर 47, यार जो भी आएगा एक बार देख लेना, 47/9 यानी मीन आप लोगों को यहाँ पर ऐसे करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम लोगों ने कुछ भी छोड़ा नहीं था ना, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। 9 प्लस 44 प्लस 45 प्लस 42 प्लस 21 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, 188 को डिवाइड करना है हमें कितने से, 36 से, 36 से, तो समथिंग समथिंग 188 को हमें डिवाइड करना है, परसेंटेज का साइन यार, 188 को डिवाइड करना है 30, 9 5 जा 45, 5.2 समथिंग कुछ आ जाएगा, 5.23 बोल देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपके पास एवरेज इस तरीके से कि आपको एक्स आई एफ आई का पहले प्रोडक्ट करना है, तो एफ आई एक्स आई, फिर सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सबमिशन ऑफ एफ आई करना है, बात यहाँ पर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मीडियन विद फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अब हमें क्या करना है, तो यहां पर बच्चों आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं, ठीक है। आपको सीएफ बताना होता है, सिंपल है, बिल्कुल सेम टू सेम वही पूरा का पूरा काम, वही पूरा का पूरा काम। देखो समझना समझना, सबसे पहले आपके पास ये हो गया एक्स आई, ये हो गया एफ आई, ठीक है, और ये हो गया एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई वहां पर मीन के टर्म्स में था, यहां पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा, क्या रहेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तब बता दो, ये रहा एक्स आई, ये रहा एफ आई, ये रहा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो एक्स आई आपके पास 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, और आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है 3 5 4 2, 3 5 4 2, और 2 के बाद कितना है 1, ठीक है। अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है कि ये जो पहला मेंबर है ये सेम टू सेम एज इट इज लिखना है, फिर 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये जो लास्ट मेंबर है ना, इसी को आप लोग n बोलते हो, जो लास्ट मेंबर है ना इसी को आप n बोलते हो। तो सिंपल सी बात है, अब अगर आप लोगों को निकालना है मीडियन अब अगर आप लोगों को निकालना है मीडियन, तो मीडियन के लिए आपको यहां पर जो n है ना इसका आधा करना पड़ेगा, n/2, n/2 करना पड़ेगा, n/2 यानी n इस बार 15 है, 15/2, 15/2 यानी कितना हो जाएगा, देखो इस केस के लिए बता रहा हूं, जब आपके पास फ्रीक्वेंसीज होंगी तो यहां पर हो जाएगा लगभग 7.5। अब आपको बच्चों ये देखना है कि 7.5 कहां पर आता है, तो 7.5 इधर देखना है कि इधर कहां पर आएगा, तो इसके और इसके बीच में आएगा, ज्यादातर किसके पास है, इसके या इसके पास है। तो बस सीधा सीधा आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको मीडियन ये मिल जाएगा, जहां पर भी यहां पर आपको मतलब n/2 जब आप करोगे तो 7.5। अब आपको वैल्यू देखना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में वैल्यू 7.5 कहां पर आ रहा है, आपने देखा कि इसके नियर है, इसके नियरेस्ट है, फिर यहां से लेके आप लोगों ने क्या कर दिया, यहां पर ऐसे क्लास मार्क बना दिया, यानी कि ये जो क्लास मार्क रहेगा ना यही रहेगा आपके पास मीडियन, यही रहेगा आपके पास क्या, मीडियन। क्या ये चीज क्लियर हो गई? चलो अब डॉट के प्लॉट्स को समझना, हमें डॉट्स कहां पर काम आते हैं। देखो जैसे यहां पर आप समझना एक बार अच्छे तरीके से, नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स रोड देयर साइकिल्स इन अ वीक एज शोन इन द डॉट प्लॉट बिलो, एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स है ना स्टूडेंट्स रोड देयर साइकिल। देखो एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स यानी यहां पर तो समझ गए कि यहां पर मीन निकालना है, और मीन विद द हेल्प ऑफ डॉट आप लोग निकाल लोगे, मीडियन भी आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ डॉट निकालना आ चुका है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लाइन ग्राफ के टर्म्स में अगर हम लाइन ग्राफ बनाना सीखें, तो लाइन ग्राफ आर यूज टू शो चेंज ओवर टाइम, यानी जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ना ये आपको टाइम के बारे में बताएगी, जो वर्टिकल लाइन होगी ना वो आपको वेरिएबल के बारे में बताएगी, किसके बारे में, वेरिएबल के बारे में बताएगी। और स्टेपर लाइन फास्टर चेंज होगा, स्टेपर लाइन मतलब स्टेपर लाइन यानी कुछ ऐसे लाइन जो कि फास्टर चेंज होगा। मैं बताता हूं, हाउ डू वी गेट द मैक्सिमम टेम्परेचर ओवर अ मंथ इन अ स्टेट। जैसे सिंपल सा एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देके रखा है हमने, यहां पर क्या करा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के हमने टेम्परेचर्स को कंपेयर किया है, कौन कौन से, दो स्टेट के, एक तो केरला दूसरा पंजाब, ठीक है। जो केरला है वो ब्लू वाला दिख रहा है, जो पंजाब है वो कौन सा, रेड वाला दिख रहा है। अब अगर मैं बोलूं ध्यान से सुनना कि पंजाब में कौन से महीने में सबसे ज्यादा टेम्परेचर था,
तो सबसे ज्यादा ये है भाई, कौन से महीने पे था? जून महीने में। तो जून महीने में पंजाब में सबसे ज्यादा टेम्परेचर था, समथिंग कुछ 38 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था पंजाब में उस टाइम, ठीक है। और केरला में हाईएस्ट वैल्यू देखो, इधर से गिरती गई, यानी ये वाला, यानी अप्रैल के टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी थी केरला में, ठीक है। समथिंग कुछ कितना था, इतना ही था यार, इतना ही था, 35 समथिंग, ठीक है। 30 से 35 तो यहां पर आएगा ना, यानी अगर ये यहां पर है, ये यहां पर है, तो 30, ठीक है, 32 बोल सकते हैं। तो 32 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करके हम कंपेयर कर सकते हैं। समझ में आया? अब मैं बोलूं अगर दिसंबर मंथ में केरला में ज्यादा टेम्परेचर था या फिर पंजाब में ज्यादा टेम्परेचर था, तो आप बोलोगे दिसंबर मंथ में कहां पर ज्यादा टेम्परेचर था? केरला में। देखो ना, डॉट लाइंस को देखो, लाइन ग्राफ है ये, पंजाब से ऊपर केरला है, यानी पंजाब से ऊपर केरला है, यानी केरला पे ज्यादा टेम्परेचर था उस टाइम पे, दिसंबर मंथ की अगर हम बात करें तो, ठीक है। ऐसे यहां पर अच्छे तरीके से अगर आप समझोगे तो द फॉलोइंग टेबल शोज द रिटेल प्राइस ऑफ आयोडाइज सॉल्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी इन अ फ्यू स्टेट्स। हम लोगों ने कुछ स्टेट्स के नाम लिखे, 10 साल, ओवर 10 साल। फॉर योर कैलकुलेशंस एंड प्लॉटिंग यू मे राउंड ऑफ वैल्यू टू द नियरेस्ट काउंटिंग नंबर्स। इसने बोल दिया ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो, तो आप यहां पर प्लॉट कर सकते हो राउंड ऑफ वैल्यू में भी। जैसे बात को समझना, 2016 की अगर हम बात करें तो नमक का जो प्राइस था रुपीज में, अंडमान और निकोबार में 16 रुपए था, असम में 6 रुपए था, गुजरात में 16.5 यानी 17 रुपीज था, या 16 भी ले सकते हो, मिजोरम में 20, उत्तर प्रदेश में 16.15 यानी 16 ही बोल देना, इधर 9.47 यानी आप 9.5 यानी 10 बोल सकते हो, 9 भी बोल सकते हो। ऐसे करते करते 2017, 2018 ऐसे हमने हर एक स्टेट में कंपेयर किया। तो यहां पर बच्चों टाइम आ जाएगा और यहां पर वेरिएबल यानी वैल्यूज आ जाएंगी, समझना। 2016, 2017 टाइम यहां पर मैंने ईयर बाय ईयर ले लिया, ठीक है, ले लिया। और वेरिएबल यानी बच्चों यहां पर रुपीज लिए गए हैं, रुपीज 5 से 10 रुपए, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30 रुपए। अब यहां पर जो ये वाली ब्लू लाइन है ये अंडमान और निकोबार की है, असम के लिए ऑरेंज, गुजरात के लिए हम लोगों ने कौन सी वाली लाइन ली है? ग्रीन, और मिजोरम के लिए रेड, उत्तर प्रदेश के लिए वॉयलेट और वेस्ट बंगाल के लिए ब्राउन कलर लिया है। तो आपके पास ये लाइन ग्राफ से ऐसे पूरा का पूरा डाटा बन जाएगा। इसको कैसे बनाते हैं? 2016 में अंडमान और निकोबार में 16 रुपए का रेट चल रहा था, तो 2016 में अंडमान और निकोबार में 16 रुपए का रेट चल रहा था। कितने का? 16 रुपए का। तो अंडमान और निकोबार यानी ब्लू लाइन, तो ब्लू लाइन देख लो, ये वाली लाइन, ये ब्लू लाइन यहां से शुरू क्यों हुई? क्योंकि यही तो 16 रुपए था। कब की बात कर रहे हैं अगर हम? 2016 की, ठीक है। तो ऐसे करते करते फिर कितना हुआ? 2017 में 12 रुपए हो गया, तो ये वाली ब्लू वाली लाइन बनाई, फिर 12 रुपए हुआ, यानी 2017 में 12 कहां पर आएगा? 12 कहीं यहां पर आएगा, तो ये ऐसे आ गई। फिर 2018 में क्या हुआ? 12 रुपए था, 12 रुपए था 2018 में भी, तो ये ऐसे चली गई, ठीक है। फिर क्या था? 2019 में भी 12 रुपए था, 2019 में भी 12 रुपए था, इसलिए ये यूं चली गई। फिर क्या हुआ? 2020 में 13 रुपए हो गया, 13.88 हो गया, 13.8 2020 में समथिंग कहीं यहां पर आएगा, तो इसको इससे जोड़ दिया। फिर 2021 में कितना रेट हो गया? 18.22, 2021 में 18.22 यहां पर आएगा, तो इसको इससे जोड़ दिया, फिर इसको इससे ऐसे जोड़ते जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास कौन सा? लाइन ग्राफ। ये अंडमान और निकोबार का आइलैंड का बनाया मैंने, ठीक है। ऐसे ही करते करते आपने हर एक स्टेट का बना दिया, तो कितना ज्यादा आसान है, कितना ज्यादा आसान है लाइन ग्राफ। समझ में आया? रीडिंग लाइन ग्राफ। अब ये भाई लाइन ग्राफ को कैसे रीड करना होता है? तो सिंपल सी बात है भाई, मंथली एवरेज रेनफॉल कहां कहां पर? कोवलम, यूडीपी और मुंबई में, ठीक है। अगर हम बात करें तो अगर उसने बोला भाई मिलीमीटर में बताओ, जनवरी मंथ में बारिश कितनी हुई है मुंबई में, तो कुछ भी बारिश नहीं हुई जनवरी मंथ में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जुलाई मंथ में बताओ, तो जुलाई मंथ में आप यहां पर आ जाओगे, यानी 600 मिलीमीटर बारिश हुई है। हाइट में अगर हम देख रहे हैं तो एवरेज रेनफॉल मिलीमीटर में, तो जुलाई मंथ में मुंबई में कितनी बारिश हुई है? 600 मिलीमीटर, 600 mm। ऐसे करते करते हम वैल्यूज को कंपेयर भी, लाइन ग्राफ को पढ़ना भी सिखा दिया। ये एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क है, बहुत ज्यादा आसान है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लाइन ग्राफ। हाउ लॉन्ग डू चिल्ड्रन एज्ड 10 इन अर्बन एरिया स्पेंड ईच डे ऑन हॉबीज?
भाई जो एज 10 के कितने घंटे लगभग बिताते हैं, एज 10 के लगभग ये एज 10 में आएंगे, कितने घंटे बिताते हैं, 2 घंटे बिताते हैं। कितने घंटे बिताते हैं जी, 2 घंटे बिताते हैं खेल में, ठीक है। एट वॉट एज इज द एवरेज टाइम स्पेंड डेली ऑन हॉबीज एंड गेम्स बाय रूरल किड्स, 1.5 आवर्स। भाई साहब 1.5 आवर्स की बात चल रही है, अब 1.5 आवर्स की बात चल रही है, 1.5 आवर्स, ठीक है। 1.5 इन दोनों के बीच में आएगा, तो एवरेज में हम लोगों को बताना है 10 to 15, 10 to 15 यानी समथिंग कुछ बीच का ही है, समथिंग कुछ बीच का ही है। तो 10 to 15 यानी 12 साल, 10 to 15 ईयर एज के ना, तो 10 to 15 ईयर्स एज के ये दोनों है, रूरल और अर्बन के, ठीक है। तो यहाँ पर 12 साल की उम्र आ जाएगी। कितना ज्यादा आसान से क्वेश्चन है। चूजिंग द राइट ग्राफ, अब आपको लेकिन यहाँ पर समझना पड़ेगा कि कौन से वाले पर्टिकुलर केस में मैं लाइन ग्राफ का यूज कर सकता हूँ, कौन से वाले पर्टिकुलर केस में मैं बार ग्राफ का यूज कर सकता हूं, कौन से पर्टिकुलर केस में मैं पाई चार्ट का यूज कर सकता हूं, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे पास ग्राफ के टर्म्स में। तो बस आज का ये चैप्टर यहीं के यहीं समाप्त हो गया है। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। मिलता हम लोग ऐसे ही एक नेक्स्ट शानदार से वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, अपना ध्यान रखो और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। टाटा।